सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ वन पीस के नए चैप्टर 1181 के बारे में। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे एल्बाफ में आने के बाद ईमो ट्राई कर रहा था जाके सबको डिफीट करके सोमर्स और किलिंगम को फ्री करने का, और उस चैप्टर में हमने देखा था कि ईमो ने इजीली सांजी और जोरो को डिफीट कर दिया था। और उसके बाद हमने देखा था कि लोकी आके ईमो के सामने खड़ा हुआ था और वहीं पे वो चैप्टर एंड हो गया था। और अभी बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में, और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे कुछ थ्योरीज इस चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है हेरल्ड से, जब हम देखते हैं कि उसके डेथ से पहले वो लोकी को कहता है कि उसे एल्बाफ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट खाना होगा और उसके बाद एल्बाफ का किंग बनना होगा। और यहाँ पे इस चैप्टर के स्टार्टिंग के एक दो पेजेस में हम एक्चुअल में हेरल्ड के वर्ड्स सुन सकते, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोकी को कह रहा है कि वो यहाँ पे एल्बाफ का सबसे वर्स्ट किंग है और इसे लोकी को यहाँ का किंग बन जाना चाहिए उसे मार के। लेकिन उसके बाद हम लोकी को देखते हैं जो कि ईमो को कहता है कि हेरल्ड यहाँ पे बस 144 इयर्स ओल्ड था, और क्योंकि जो जायंट्स है वो नॉर्मली 300 साल तक जिंदा रहता है, तो तुम ये कह सकते हो कि हेरल्ड एक्चुअली में बहुत ज्यादा यंग था, या फिर तुम कह सकते हो कि वो मिडिल एज था। और इसीलिए यहाँ पे लोकी कहता है कि हेरल्ड बहुत जल्दी ही मर गया। और यहाँ पे लोकी कहता है क्योंकि ईमो ने हेरल्ड को ट्रिक किया था, इसलिए ईमो ही रिस्पॉन्सिबल है हेरल्ड के डेथ के लिए। लेकिन जैसा कि ईमो हमेशा कहता है कि उसके हिसाब से जो भी ज्यादा सफर किया था हेरल्ड के डेथ से वो खुद था, ऑब्वियसली, क्योंकि ईमो को बाकी लोगों के बारे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद हम देखते हैं कि लोकी यहाँ पे ईमो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, और वो ईमो से पूछता है कि उसने हेरल्ड के साथ क्या किया था। और फिर हम देखते हैं कि एक बड़ा बोल्ट लाइटनिंग का एल्बाफ की तरफ ही आ रहा है, और हम देखते हैं कि वो लाइटनिंग बोल्ट जाके रैग्निर के ऊपर गिरता है, और हम देखते हैं कि रैग्निर भी यहाँ पे काइंड ऑफ हंसता है। और फिर हम देखते हैं कि लोकी यहाँ पे ईमो के ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जब लोकी यहाँ पे अटैक करता है ईमो पे अपने लाइटनिंग चार्ज रैग्निर के साथ, हम यहाँ पे देखते हैं कि उसी मोमेंट में ईमो अपने ओमेन को वापस से यूज करता है और वेपन को अपने बड़े जैसा कर देता है, और उसकी वजह से डिफेंड भी करता है इस अटैक से। और यहाँ पे उस वेपन के आगे एक मतलब फेस जैसा बना हुआ है, डिमोनिक फेस जैसा, और हम देखते हैं कि इस अटैक से भी ईमो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है और उसके कुछ भी डैमेज नहीं मिला। लेकिन हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और हम देखते हैं कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा ताकतवर हवाएं चलने लगती है यहाँ पे। और हम देखते हैं कि सब लोग यहाँ पे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो यहाँ से उड़ ना जाए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लोकी पूरी तरह से शॉक्ड है कि ईमो को उस अटैक से कुछ भी नहीं हुआ। और यहाँ पे लोकी ईमो से पूछता है कि क्या पावर है उसके पास और ये ब्लैक फ्लेम्स क्या है। लेकिन नेक्स्ट पैनल में ही हम देखते हैं कि ईमो कहता है कि ओमेन इज सिंपली मूव्स मिलिट्री माइट। लेकिन हम देखते हैं कि ये कहते हुए ईमो अपने ओमेन या फिर ब्लैक फ्लेम को फिर से यूज करता है, और इस बार हम देखते हैं कि वो ब्लैक फ्लेम्स या फिर ओमेन्स का यूज करके अपने साइज को बढ़ा पा रहा है। और यहाँ पे ये देख के भी लोकी पूरी तरह से शॉक्ड है कि इसके पास जाइगेंटिफिकेशन की भी पावर है। और यहाँ पे ईमो कहता है कि इसकी ताकत हर चीज में एक्चुअली में डेवलप करती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि लोकी और ईमो यहाँ पे फिर से क्लैश करते हैं, और यहाँ पे ऐसा लगता है देख के कि ईमो के वेपन के ऊपर एक डिमोनिक फेस बना हुआ है, और ऑब्वियसली वो भी ब्लैक फ्लेम से ही बना हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पे लोकी वापस ईमो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, ईमो यहाँ पे ऊपर कूदता है और वो अपने वेपन को एक्चुअल में एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद ईमो अपने उस स्वॉर्ड का यूज करके लोकी को स्टैब कर देता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ईमो यहाँ पे नेमेसिस कहता है, जो कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ईमो के वेपन का ही नाम है। और यहाँ पे क्योंकि अभी ईमो एक्चुअल में एक जायंट जितना बड़ा हो चुका है और उसका स्वॉर्ड भी एक जायंट जितना बड़ा है, तो इसलिए वो लोकी को यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज कर पाता है। तो इस चैप्टर में हम ईमो को ये कहते हुए देखते हैं कि ओमेन इज सिंपली मूव्स मिलिट्री माइट एंड इट्स पावर्स ड्वेल इन ऑल। और हम ये भी देखते हैं कि ईमो इस चैप्टर में ओमेन का यूज करके बहुत सारे डिफरेंट चीजें कर पा रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं कि ईमो अपने आप को यहाँ पे जाइगेंटिफाई कर पाता है, और यहाँ पे ये देख के तो लग ही रहा है कि उसका पावर नीका के पावर से बहुत ज्यादा सिमिलर है। जैसे कि वो किसी भी चीज को इमेजिन करे उसे वो लाइफ में ला सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने वेपन को एक स्वॉर्ड में भी कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे वो नेमेसिस कहता है। और मुझे लगता है कि मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये उसके स्वॉर्ड का ही नाम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब ईमो इस चैप्टर में कहता है कि ओमेन्स पावर्स सारे के सारे चीजों में है, तो इसका मतलब क्या यहाँ पे जो हम सोच रहे थे कि ईमो के पास मे बी जो सोल बेस्ड पावर हो वो यहाँ पे सच हो सकता है, या फिर मे बी ईमो यहाँ पे एक सिंपल डार्कनेस की पावर यूज करता हो, या फिर मे बी वो एक्चुअली में मैनिफेस्ट करता है लोगों की फियर को। और यहाँ पे ईमो थिंक्स कहता है, और मैं फिर भी यहाँ पे कह रहा हूँ कि उनके पास सोल्स होंगी, क्योंकि हमने देखा है कि वन पीस में बहुत सारे स्वॉर्ड्स के पास अपनी एक पर्सनैलिटी टाइप की होती है, और वन पीस में स्वॉर्ड्स के पास
पास अपने जो विल्डर्स है या फिर अपने क्रिएटर्स के विल्स भी होते हैं, तो बहुत सारे सोर्स के पास अपना एक विल भी होता है। सो मे बी उस विल को हार्नेस करना इमो की पावर हो सकती है, या फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे क्योंकि हर चीज यहाँ पे दुनिया में डरती है, तो यहाँ पे इमो फियर की जो ताकत है उसे ऑब्जॉर्व करता हो, या फिर मे बी ऐसा हो सकता है कि इमो सीधा ही 7 डेडली सिंस की पावर्स यूज करता हो, एंड मे बी यहाँ पे इमो स्ट्रांग होता हो सिंस की पावर से। लाइक मे बी अगर कोई ज्यादा ग्रीड दिखाता है या फिर पावर दिखाता है, मे बी उसकी वजह से इमो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। और यहाँ पे इमो कहता है कि लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ को क्रेव करते हैं और उन्हें पावर चाहिए, तो मे बी इमो उसी चीज को एक्चुअली में यूज कर रहा है एज अपना फ्यूल। तो मे बी वो 7 डेडली सिंस जो भी है उन्हें यूज करता है अपनी पावर्स को इंक्रीज करने के लिए। जैसे कि मे बी तुम शायद ग्रीड के बारे में कह सकते हो कि हाँ, सबके अंदर ही ग्रीड होता है और इमो उसी ग्रीड को हार्नेस करता है अपनी पावर की तरह यूज करने के लिए। बट फिर भी हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं इमो के बारे में ये कंफर्म या फिर डिनाई करने के लिए, और इसलिए हमें रुकना होगा इमो की पावर्स को रिवील और एक्सप्लेन होने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इमो यहाँ पे लोकी को स्टैब करने के बाद ये कहता है कि पीपल नॉर्मली स्ट्रेंथ को क्रेव करते हैं, और वो जो क्रेविंग है उसे इजीली सेटिस्फाई किया जा सकता है करप्शंस का यूज करके। और यहाँ पे जब इमो करप्शन कहता है, हमें दिखाया जाता है उन जायंट्स को जो कि डोमेरिवर्सी जायंट्स में कन्वर्ट हो गए थे, और उसके बाद इमो कहता है कि वो बस रिक्वायर करता है एक बंदे को अपना विल सैक्रिफाइस करने को या फिर अपने विल को सबमिट कर देना। और ऑब्वियसली यहाँ पे हमें हेरल्ड को दिखाया जाता है क्योंकि उसने इमो के साथ एक कवर्नेंट फॉर्म किया था, और उसके बाद इमो कहता है व्हेन देयर एनवी ड्राइव्स देम दे विल अचीव पावर। लेकिन यहाँ पे इमो कहता है कि ये तीन चीजें साथ में मिलके यहाँ पे एक ट्रिनिटी फॉर्म करती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा क्योंकि उन लोगों ने ट्रांसलेशन में बताया कि यहाँ पे जो कांजी यूज हुआ है पावर के लिए वो सेम है ओमेन या फिर माकी के लिए भी, तो यहाँ पे उन्हें भी रिप्लेस कर सकते हो तुम। और यहाँ पे जब इमो कहता है कि ये तीन चीजें मिलके एक ट्रिनिटी फॉर्म करती है, और इमो कहता है कि उसे कहते हैं डोमिनियन। और हम देखते हैं कि जब इमो ये सब कह रहा है तभी भी वो लोकी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कि वो अपने वेपन को स्पिन करता है, एक काइंड ऑफ ब्लैक ओमेन क्रिएट करता है, वो यहाँ पे एक्चुअली लोकी को वापस से स्ट्राइक करता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि लोकी यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे डैमेज हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जब इमो लोकी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, वो यहाँ पे लोकी से पूछता है कि क्या वो चाहता है कि वो उसे पावर भी दे, और इमो यहाँ पे कहता है कि एक ही स्टेप में लोकी को वो इतनी ज्यादा पावर ग्रांट करेगा कि वो ह्यूमैनिटी के बियॉन्ड चला जाएगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जब इमो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा होता है, लोकी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके बाद वो नीचे बैठ जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टायर्ड है यहाँ पे। और उसके बाद लोकी इमो को कहता है कि तो डोमिनियन ऑफ गॉड ये तुम्हारा पावर है। लेकिन लोकी यहाँ पे कहता है कि ये पावर एक्चुअली बहुत ज्यादा एक डेविल की पावर जैसे साउंड कर रही है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इमो कहता है कि क्या कोई डिफरेंस है एक डेविल और एक गॉड के बीच में। और इसका मतलब ये है कि इमो एक्चुअली अपने आप को एक गॉड कंसिडर करता है और उसके पास एक डेविल की पावर है। लेकिन यहाँ पे लोकी कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहता है कि मैं एक चीज बस जानता हूँ कि मैं किसी को भी अपने आप को डोमिनेट नहीं करने दूंगा। और यहाँ पे उसके बाद इमो कहता है कि जो दुनिया है वो एक्चुअली में डोमिनियन में ही रिजॉइस करती है। और उसके बाद इमो कहता है कि इजंट दैट राइट जॉय बॉय। और इसके बाद हम देखते हैं कि इमो के यहाँ पे जॉय बॉय के फ्लैशबैक्स आते हैं, और हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑब्वियसली दोनों ही सिलोवेटेड फॉर्म में है, लेकिन इमो यहाँ पे जॉय बॉय के सामने खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जब इमो कहता है कि इजंट दैट राइट जॉय बॉय, उसके नेक्स्ट ही पैनल में हम एक्चुअली में लूफी को देखते हैं जो कि यहाँ पे बैठ के अभी भी खा रहा है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि लूफी कहता है कि उसे यहाँ पे और ज्यादा खाना होगा क्योंकि इस टाइप की पावर और इस टाइप की हाकी उसने अपने लाइफ में कभी भी फील नहीं की है। और यहाँ पे लूफी कहता है कि अगर वो यहाँ पे ये सब कुछ नहीं खाता तो वो लोग यहाँ पे जीत नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस चैप्टर में कि एक टाइम पे जॉय बॉय और इमो एक्चुअली में साथ में ही थे, और मोस्टली इसका मतलब ये भी है कि वो लोग दोस्त थे। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इमो ने एक्चुअली में जॉय बॉय को बिट्रे कर दिया था। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो ये बहुत ज्यादा शॉकिंग भी नहीं है, क्योंकि हम सब लोग को एक्चुअली में लगा ही था कि जॉय बॉय और इमो एक पॉइंट में फ्रेंड्स होंगे, और मोस्टली इमो ने भी जॉय बॉय को बिट्रे किया होगा। लेकिन ये देखने के बाद मैं डेफिनेटली थोड़ा और ज्यादा एक्साइटेड हूँ वॉइड सेंचुरी फ्लैशबैक देखने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि जब यहाँ पे इमो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्टेड है, लोकी यहाँ पे अपना एक अटैक प्रिपेयर कर देता है, और उसके बाद वो लोकी इमो के ऊपर अटैक करता है। और यहाँ पे लोकी कहता है कि इमो अभी भी ख्यालों में खोया हुआ है, और इसका मतलब ये है कि इमो यहाँ पे लोकी को सीरियसली नहीं ले रहा है, और इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअल में लोकी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब लोकी का अटैक यहाँ पे हिट होता है इमो को, इमो जाता है और सीधा एडम ट्री में टकराता है। और यहाँ पे जब इमो जाके एडम ट्री में टकराता है, हम देखते हैं कि लोकी एक्चुअली में अपने निडहॉग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और हम देखते हैं कि जब यहाँ पे लोकी अपने निडहॉग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके बाद वो अपने एक अटैक को छोड़ता है इमो के ऊपर, और इस अटैक का नाम है थोरहेम। और हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि इमो यहाँ पे ओमेन यूज कर रहा है मोस्ट प्रोबेबली अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और इसके बाद हमें इमो को वापस से दिखाया जाता है मोस्ट प्रोबेबली लोकी का अटैक लैंड होने के बाद, और हम देखते हैं कि यहाँ पे भी इमो को बहुत ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। और उसके बाद हम इमो को कहते हुए देखते हैं कि दाओ
हैज रियली रिटर्न्ड। और हम ये भी देखते हैं कि ईमू यहाँ पे स्माइल करता है और ये एक्चुअल में इस चैप्टर का एंड है। और यहाँ पे ऑब्वियसली चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि ईमू यहाँ पे कहता है कि तुम सच में वापस आ चुके हो। और यहाँ पे हमें नहीं बताया गया कि ईमू ये किसके लिए कह रहा है। लाइक मे बी वो यहाँ पे लोकी को देखता है और इसके बाद वो निडॉक को रिकॉग्नाइज करने के बाद कहता है कि तुम एक्चुअल में वापस आ चुके हो। या फिर मे बी ऐसा हो सकता है कि इसी पॉइंट में एक्चुअल में लूफी अपने गियर 5 में ट्रांसफॉर्म हो गया होगा और इसलिए मे बी ईमू यहाँ पे जॉय बॉय के रिटर्न होने की बात कर रहा है। या फिर मे बी वो यही कह रहा है कि दोनों ही जॉय बॉय और नीका यहाँ पे वापस आ चुके हैं। और ये वाला जो चैप्टर था ये डेफिनेटली थोड़ा एक्शन हैवी तो था और यहाँ पे जो डायलॉग्स भी थे वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं थे। यहाँ पे बस ईमू और लोकी के बीच में जो कन्वर्सेशंस थी और ऑब्वियसली चैप्टर के बीच में हम लूफी को देखते हैं जो कि अभी भी खा रहा है बैठ के। और मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि एज टर्म्स ऑफ एक्शन में ये चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ इस बारे में बात करने के लिए कि ईमू यहाँ पे इस चैप्टर में क्या क्या कहता है, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो ईमू यहाँ पे इस चैप्टर में ये कहता है कि अगर किसी को यहाँ पे पावर की क्रेविंग हो तो उस क्रेविंग को इजीली सेटिस्फाई किया जा सकता है उसे पावर, कवर्नेंट और करप्शन देके। और यहाँ पे जब ईमू इस चैप्टर में ये सब कह रहा है मुझे लगता है कि ये काइंड ऑफ उसकी फिलॉसफी ही है। जैसे कि वो यहाँ पे जब कहता है कि क्या कोई डिफरेंस है डेविल और गॉड में, और मे बी यहाँ पे ईमू ये कह रहा हो सकता है क्योंकि डेविल और गॉड काइंड ऑफ पैरेलल्स ही हैं। जैसे कि गॉड्स यहाँ पे ट्राई करते हैं दूसरे लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे डेविल्स दूसरों की विल्स को बेंड करके उन्हें ट्राई करते हैं अपने अंडर लेने का। और मे बी तुम यहाँ कह सकते हो कि गॉड्स जो है यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है मैनकाइंड को फ्री करने के लिए और उन्हें बचाने के लिए। और मे बी तुम ये कह सकते हो कि डेविल्स वो लोग हैं जो लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं मैनकाइंड को ऑप्रेस करने का और उन्हें अपने आप से ओबे कराने का। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि कुछ तो यहाँ पे अलग होगा क्योंकि हमें यहाँ पे एनफ नहीं पता वन पीस के वर्ल्ड्स के गॉड्स के बारे में, पर ईमू को डेफिनेटली पता है। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे कोई तो कोई रीजन होगा ही कि यहाँ पे ईमू कह रहा है कि गॉड्स और डेविल्स मोस्टली सिमिलर ही होता है। और क्या पता मे बी ईमू खुद ही एक करप्ट गॉड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे और जो करप्शन, कवर्नेंट और पावर वाली चीज है ये काइंड ऑफ एक स्टेजेस जैसी हो सकती है। लाइक तुम्हें जब ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत हो वो तुम्हें करप्ट करके तुम्हें ज्यादा स्ट्रेंथ दे सकता है और करप्ट होने के बाद ऑब्वियसली तुम्हारा ग्रीड इंक्रीज होगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हें एक्चुअल में और पावर चाहिए। और उसके बाद ऑब्वियसली तुम फिर से ईमू के साथ एक कवर्नेंट बनाओगे और उसके बाद जब ईमू कहता है कि देन योर एनवी विल ड्राइव यू फॉर मोर पावर, और ये तीन चीजें साथ में मिलके बनाती है डोमिनियन। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ईमू ये कहता है कि द वर्ल्ड ओनली रिजॉइसेस इन डोमिनियन, क्योंकि जब सबके पास वर्ल्ड में सब कुछ होगा ऑलरेडी और अगर उनके पास ग्रीड और ज्यादा पावर की इच्छा नहीं होगी, लेकिन इस चीज की वजह से एक और चीज भी होगी कि जो भी लोग यहाँ पे ऑलरेडी सेटिस्फाइड है और उन्हें और ग्रीड नहीं है वो लोग मे बी और ज्यादा न्यू डिस्कवरीज या फिर न्यू इन्वेंशंस नहीं करेंगे। मे बी वो लोग ऐसी चीजें करना भी अवॉइड करे जो उनकी लाइफ को एक्चुअली बेटर भी बना सकती है मोस्ट प्रोबेबली। या फिर तुम इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो कि अगर किसी के पास ग्रीड ऑफ पावर नहीं होगा तो वो अपने स्ट्रेंथ में ग्रो नहीं करेगा और ज्यादा, और ऐसे ही अगर रहेंगे लोग बहुत ज्यादा टाइम के लिए तो इतना ऐसा हो जाएगा कि वो लोग ग्रो ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ग्रीड ही नहीं है। तो ऑब्वियसली वहां पे जो भी जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग ही वीक हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि मे बी यही हुआ हो एंशिएंट किंगडम के साथ। तो ये ऑलरेडी वॉइड सेंचुरी में हो चुका है और इसीलिए ईमू ये कह रहा है। और यहाँ पे ये सब कहने के बाद ईमू यहाँ पे कहता है कि इजंट दैट राइट जॉय बॉय। तो यहाँ पे मे बी ईमू ये सब कह रहा है क्योंकि उसे पता है कि जॉय बॉय को क्यों डिफीट कर पाए थे लोग, और मे बी शायद इसीलिए यहाँ पे ईमू जब कहता है कि द वर्ल्ड रिजॉइसेस इन डोमिनियन उसके बाद वो जॉय बॉय को कह रहा है कि ये सही है ना, क्योंकि वॉइड सेंचुरी में भी जॉय बॉय के साथ यही हुआ हो। लाइक मे बी उन लोगों ने एंशिएंट वेपन्स और सब कुछ बनाने के बाद तो मे बी जो एंशिएंट किंगडम है वहाँ पे सब लोग को लग रहा होगा कि हम लोग तो स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन है और हमें कोई डिफीट नहीं ही कर सकता। लेकिन मे बी उसके बाद जो बाकी नेशंस थे जिन लोगों के पास अभी भी ग्रीड थी और पावर की, उन लोगों ने कुछ और ऐसा बना दिया हो जिसकी वजह से वो एंशिएंट किंगडम को डिफीट कर पाए और मे बी इसी वजह से वो एंशिएंट किंगडम को पूरी तरह से खत्म कर पाए। बट फिर भी अभी के लिए ये बस मेरी थ्योरी ही है और ऑब्वियसली अगले हफ्ते एक और ब्रेक है तो हमें थोड़े टाइम के लिए रुकना होगा जानने के लिए कि इसके बाद क्या होता है। क्या लूफी यहाँ पे आके बैटर को ज्वाइन करता है या फिर मे बी लोकी डिफीट हो जाएगा ईमू से। बट अभी के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कीप थ्योराइजिंग।